डॉक्टर मधुसूदन साहब, मतलब देखते हैं कि काफ़ी प्रोस्टेट की समस्या काफ़ी बढ़ रही है, जो उसकी जो ग्रंथि है उसका सर क्या इलाज है सर, इस विषय में क्या प्रकाश डालेंगे? आपको ख्याल होगा पिछली दफ़ा हमने प्रोस्टेट के बारे में कुछ बात की थी। तो प्रोस्टेट की ग्रंथि होती तो सबके शरीर में है जन्म से ही, लेकिन 50 की उम्र के बाद पुरुषों में ये ग्रंथि बढ़ने लगती है। और अगर आप देखें तो कुछ मैं इसके बारे में आपको बताऊं कि स्टैटिस्टिक्स, हमारा लिटरेचर ये कहता है कि 60 की उम्र के बाद में लगभग 50% लोगों में ये ग्रंथि बढ़ जाती है और 90 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते लगभग 100% लोगों में ये ग्रंथि बढ़ जाती है। और जिनमें ये ग्रंथि बढ़ती है उनमें लगभग आधे लोगों में ये परेशानी पैदा करने लगती है, पेशाब में रुकावट करती है, और लगभग 10% लोगों को इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, बाकी का काम दवाइयों से चल जाता है। तो ये समझिए कि जिस प्रकार बाल सफ़ेद होते हैं, जिस प्रकार मोतियाबिंद उम्र के साथ में डेवलप होता है, उसी तरह प्रोस्टेट की ग्रंथि लगभग उम्र का, बढ़ती उम्र का ही एक हिस्सा है जो पुरुषों के साथ होना ही है, अवश्य भावी। अभी पिछले वर्षों में प्रोस्टेट के इलाज के में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन हुए और ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आई हैं कि जिनसे कि ये इलाज बहुत सरल हो गया है और ऑपरेशन में रिस्क बहुत कम हो गए हैं। बहुत सालों से प्रोस्टेट का ऑपरेशन पहले तो बड़े चीरे वाले ऑपरेशन से होता था और फिर उसके बाद में दूरबीन से होने लगा, जिसको कहते हैं TUR, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन। तो पिछले 60-70 सालों से ये ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन से प्रोस्टेट का ऑपरेशन होता था और ये अच्छा ऑपरेशन है, इससे चीरफाड़ नहीं होती, दूरबीन से होता है। लेकिन फिर भी इसमें कुछ कमियां हैं, ब्लीडिंग होती है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं और थोड़ी मॉर्टेलिटी भी है, मतलब लाइफ के लिए भी थोड़ा सा रिस्क रहता था। अभी भी बहुत सारी जगहों पर, देश विदेश में, हिंदुस्तान में बहुत जगहों पर प्रोस्टेट के ऑपरेशन दूरबीन से, लेज़र के द्वारा अब होने लगे हैं, लेकिन TUR के द्वारा, जिसे कहते हैं ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन के द्वारा होते रहे हैं। अभी पिछले 1-2 दशकों में लेटेस्ट जो नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, मैं उनके बारे में आज कुछ चर्चा करना चाहूँगा। और उनमें से एक जो पहली विधि है जिसको कहते हैं लेज़र वाली टेक्नोलॉजी, जिसको कहते हैं होलैप। तो इसमें होल्मियम लेज़र प्रोस्टेटेक्टमी एक टेक्नोलॉजी है जिसमें लेज़र, ये होल्मियम मशीन यूज़ होती है और इसमें ये जो बढ़ी हुई प्रोस्टेट की ग्रंथि है, ये ग्रंथि बढ़ी हुई है जो पेशाब के रास्ते में रुकावट पैदा करती है, इसको लेज़र के द्वारा ये निकाल दिया जाता है और रास्ता खुल जाता है। तो इससे यूरिन का पैसेज खुल जाता है और पेशाब आराम से आने लगता है और ओल्ड एज में जो पेशाब की प्रॉब्लम होती है प्रोस्टेट के बढ़ने से, वो दूर हो जाती है। लेज़र, होल्मियम लेज़र की तरह ही जो दूसरी नई रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी रिसेंट ईयर्स में आई है, उसको कहते हैं प्लाज्मा। ये प्लाज्मा काइनेटिक टेक्नोलॉजी, जिसको ट्यूरिस भी कहते हैं, ये भी होल्मियम लेज़र की तरह, इसमें ये जो एक कोरोना पद्धति से करते हैं इसको, और इसमें ये जो पेशाब के रास्ते में बढ़ी हुई ग्रंथि है प्रोस्टेट की, जिससे यूरिन रुकता है, ये इसको निकाल दिया जाता है और रास्ता खुल जाने से पेशाब ठीक से आने लगता है। सो एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल TUR, होल्मियम लेज़र और प्लाज्मा, ये दोनों ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनसे इस ऑपरेशन में सुविधा बढ़ गई है, रिस्क कम हो गया है और ब्लीडिंग का रिस्क भी बहुत कम हो गया है। मरीज़ 1 या 2 दिन में ही स्वस्थ होकर घर जा सकता है और साधारण ऑपरेशन की तुलना में सिर्फ मार्जिनली एक्सपेंसिव हैं, कॉस्ट इनकी मार्जिनली ज़्यादा है सिर्फ, और रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो अब हम लगभग कंप्लीटली साधारण TUR की तुलना में अपने पेशेंट्स का ऑपरेशन इन दोनों टेक्नोलॉजी से ही करते हैं, लेज़र द्वारा या प्लाज्मा के द्वारा, और इससे बहुत सुविधाजनक हो गया है इलाज मरीज़ों के लिए और जल्दी रिकवरी, कम रिस्क
और इवन हाई रिस्क पेशेंट्स जो ओल्ड एज में मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट, उनमें भी ये ऑपरेशन किया जा सकता है। इसके अलावा अभी रिसेंट ईयर्स में, अच्छा इसका एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा। ये लेज़र टेक्नोलॉजी है जिसको वेपो न्यूक्लिएशन हमने डेवलप की है, जिसमें दूरबीन के द्वारा ये देखें तो ये प्रोस्टेट की ग्रंथि दिखा रहे हैं। मैं इस ऑपरेशन का डिटेल तो मैं समझता हूँ स्किप करूँगा, आपके लिए देखने में थोड़ा इट्स गोइंग टू बी टेक्निकली अ लिटिल डिमांडिंग, बट मैं इसका एंड दिखाना चाहूँगा आपको। ये देखिए, ये लेज़र के द्वारा ये किया जा रहा है। ये प्लाज्मा में ये कोरोना डेवलप होता है, ये पिंक ऑरेंज ग्लो जो दिख रही है, इससे ये बड़ी हुई ग्रंथि को बिना किसी ब्लीडिंग के निकाल देते हैं। बट जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो ये है कि एंड ऑफ दिस ऑपरेशन, पहले जितनी ब्लीडिंग होती थी और जो ब्लीडिंग का और उसका रिस्क रहता था, वो अब लगभग ख़त्म हो गया है। और अब आफ्टर द ऑपरेशन यू हैव कंप्लीटली ब्लडलेस फील्ड। ऑपरेशन टेबल से पेशेंट जाता है विदाउट एनी ब्लीडिंग, और बड़ी इवन लार्ज प्रोस्टेट्स कैन बी रिमूव्ड विद दिस टेक्नोलॉजी। तो ये प्लाज्मा और लेज़र वाली टेक्नोलॉजी बहुत ही उपयोगी हैं और बहुत सक्षम हैं प्रोस्टेट के इलाज के लिए। लेकिन कई बार पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मेडिकल रीज़न से एनेस्थीसिया नहीं दिया जा सकता, या ऑपरेशन, किसी भी प्रकार का ऑपरेशन संभव नहीं हो पाता उनके लिए। तो अभी पिछले सालों में कुछ और भी नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं जिनको कहते हैं मिनिमली इन्वेजिव थेरेपीज़, MIS। और ये मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज़ ऐसी हैं कि जिनमें एनेस्थीसिया की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, पेशेंट को बेहोश या सुन्न नहीं करना पड़ता। और कई तो इनमें से डे केयर प्रोसीजर्स हैं, मतलब करके सेम डे पेशेंट्स को घर भेजा जा सकता है। और इनमें ऑपरेशन के बाद में कोई सेक्सुअल डिसफंक्शन का रिस्क भी नहीं होता। तो ये टेक्निक्स विदेशों में बहुत पॉपुलर हो गई हैं इन द रिसेंट ईयर्स, और हमारे देश में भी अब टेक्नोलॉजी गैप कम हो गया है। तो जो चीज़ विदेश में या इंटरनेशनली कहीं भी उपलब्ध होती है, बहुत जल्दी ही हमारे देश में आ जाती है। तो अब ये टेक्नोलॉजीज़ हमारे यहाँ भी उपलब्ध हो गई हैं, और ये भी नहीं कि सिर्फ दिल्ली बम्बई में हो, हमारे अपने शहर में भी उपलब्ध हैं। हम ये टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं अब। तो ये मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा। और स्पेशली वेरी हाई रिस्क पेशेंट्स जैसे किसी को हार्ट अटैक हो चुका है, जिसका इजेक्शन फ्रैक्शन हार्ट का 20-25% है, ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया, कार्डियोलॉजिस्ट ने, ऐसे पेशेंट्स के लिए ये जो मिनिमली इन्वेजिव थेरेपीज़ नई आई हैं, ये बहुत ही उपयोगी हैं। और अच्छी बात यह है, सबसे खुशी की बात, कि ये अब हमारे यहाँ, हमारे शहर में ही उपलब्ध हैं। तो एक इनमें से जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, विच इज़ बिग सेंसेशन इंटरनेशनली, इज़ कॉल्ड द वाटर वेपर थेरेपी, द रिज्यूम ट्रीटमेंट। Now, the resume treatment is making a lot of waves internationally because this is a completely minimally invasive day care procedure. इसमें पेशेंट ट्रीटमेंट करा के सेम डे घर जा सकता है, और इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। इवन द वर्स्ट कार्डियक पेशेंट्स, हमने ऐसे पेशेंट्स का भी ये प्रोसीजर किया है जिनका 20-25% इजेक्शन फ्रैक्शन था, हार्ट के पेशेंट्स थे, और कार्डियक फिजिशियन ने बिल्कुल ऑपरेशन के लिए मना कर दिया था, जिनको यूरिन रुक गया, कैथेटर लगा हुआ है, महीनों से नली पर हैं, और ऑपरेशन के लिए परमिशन नहीं मिल सकती क्योंकि टू हाई अ रिस्क फॉर सर्जरी। तो इसके बारे में मैं बताता हूँ। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें ये रिज्यूम थेरेपी है, ये वाटर वेपर यूज़ करते हैं यूजिंग दिस वेरी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। और इसमें ये गन से, ये देखिए, इसका ये बॉस्टन एक कंपनी है विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरनेशनल कंपनीज फॉर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। एंड इसमें व्हाट दे डू, लेट मी शो यू। So Boston Scientific has developed this technology, and as I said, we are already using this. And इसमें एक ये इंस्ट्रूमेंट, इसमें एक नीडल होती है जिसमें से वाटर वेपर अंडर प्रेशर एंड अंडर वेरी हाई टेम्परेचर प्रोस्टेट की ग्रंथि के अंदर इंजेक्ट की जाती है, और ये वाटर वेपर पूरे प्रोस्टेट के ग्लैंड के अंदर डिस्पर्स होती है, और इसकी हीट से इसकी प्रोस्टेटिक सेल्स को ये डिस्ट्रॉय कर देती है।
तो उससे प्रोस्टेट की ग्रंथि श्रिंक हो जाती है, और जब ये ग्लैंड श्रिंक होती है तो ये पैसेज खुल जाता है, और पैसेज खुल जाने से जो नैरोइंग थी, जिसकी वजह से रुकावट थी, वो दूर हो जाती है। और कुछ दिन तक नली रखनी पड़ती है इसमें, जब तक स्वेलिंग कम नहीं हो जाए, और उसके बाद में स्वेलिंग दूर हो जाती है तो नली हट जाती है और पेशेंट्स यूरिन करने लगते हैं। तो हमारे पिछले 3-4 ऐसे पेशेंट्स हुए हैं जिनको कैथेटर लगा हुआ था, यूरिन पास नहीं कर पाते थे, नली पर महीनों से थे, और पेशेंट और परिवार सभी परेशान था। और इनमें इस वाटर वेपर थेरेपी के बाद में विदाउट एनी रिस्क ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया। ऑपरेशन मतलब प्रोसीजर, इसको ऑपरेशन भी नहीं कहना चाहिए, इट्स जस्ट लाइक डे केयर OPD प्रोसीजर, एंड द पेशेंट्स आर कैथेटर फ्री, passing urine normally, very happy patients and the family. And as I said, it can be performed without anesthesia as a daycare procedure, and excellent results. And the biggest advantage is also that there is no sexual dysfunction. So not only this procedure can be done in patients who are medically unfit, but somebody who wants to avoid surgery, अगर कोई स्वस्थ आदमी भी है और वो ऑपरेशन से बचना चाहता है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा प्रोसीजर। एंड एक एग्जांपल दूं मैं, एक पेशेंट देखिए, ये एक पेशेंट है जो हार्ट के पेशेंट हैं, हार्ट अटैक हुआ, एडमिट हुए, इतनी सारी बीमारियां, और समझिए इतनी दवाइयां उनको चल रही थी, और ओबियसली 22% इजेक्शन फ्रैक्शन, किसी भी तरह से फिट नहीं थे। इनका हमने रिज्यूम किया, और उसके बाद में जब नली हटाई, ये इनका यूरिन फ्लो रेट है इनिशियली, और उसके बाद आफ्टर 3-4 weeks, and you can see that his flow improved and he was passing urine normally. Yeah, so this was his initial flow, and this is his flow after a month or so. जैसे हार्ट में स्टेंट्स होते हैं, जिन पेशेंट्स को पहले कोरोनरी बाईपास सर्जरी होती थी, अभी स्टेंटिंग की जाती है, उसी तरह से प्रोस्टेट के लिए भी एक स्टेंट की सुविधा है उन पेशेंट्स के लिए जो मेडिकली अनफिट हैं। तो इसमें प्रोस्टेट में स्टेंट डाल दिया जाता है, ये सेल्फ एक्सपेंडिंग स्टेंट होता है, और अंदर डाल करके और इसको छोड़ देते हैं तो ये खुल जाता है, और ये अंदर का पैसेज खोल देता है। तो अगेन दोज पेशेंट्स हु आर अनफिट फॉर सर्जरी, they can be treated with prostatic stenting. Now this prostatic stenting is a relatively temporary procedure. इससे ये होता है कि कुछ समय तक, जैसे हार्ट अटैक हो गया और ऑपरेशन अभी 6 महीने तक नहीं हो सकता, उसमें स्टेंट डाल दिया जाए तो 6 महीने बाद स्टेंट निकाल के प्रोस्टेट का ऑपरेशन किया जा सकता है। सो इट्स अ वेरी गुड टेम्परेरी मेजर, एंड ये एक इंटरनेशनल, ये स्वीडिश टेक्नोलॉजी है, मेमोकैथ। ये स्टेंट है, प्रोस्टेट के रास्ते में डाल दिया जाता है। ये एक हमारा पेशेंट है जिसमें हमने स्टेंट डाला, ये एक्सरे में दिखाई दे रहा है। ये मेटलिक एक स्पेशल मेटल होता है जिसको नाइटिनॉल कहते हैं, ये नाइटिनॉल का स्टेंट होता है। ये इनर्ट है बॉडी के लिए, तो जैसे हार्ट के स्टेंट्स होते हैं उसी तरह का सेम मटेरियल जो कोरोनरी स्टेंट्स होते हैं वो भी नाइटिनॉल के ही होते हैं। तो ये नाइटिनॉल स्टेंट है जो कि प्रोस्टेट में यूज़ किया जा सकता है। अभी पिछले रिसेंट ईयर्स में एक प्रोस्टेट के ट्रीटमेंट के लिए एक नई टेक्नोलॉजी है जो बड़ी पॉपुलर हुई है, स्पेशली यूरोप में, यूके में। अगेन अ डे केयर प्रोसीजर विच इज़ कॉल्ड यूरोलिफ्ट। अभी ये हिंदुस्तान में भी अवेलेबल हो गई है, अब हम इसको कर रहे हैं। इसमें क्या करते हैं कि ये एंकर्स हैं जो प्रोस्टेट में लगा दिए जाते हैं विदाउट ऑपरेशन। अगेन इट्स अ डे केयर प्रोसीजर अंडर लोकल एनेस्थीसिया। और इसमें क्या करते हैं कि एक टेलीस्कोप डाल करके और ये एंकर्स प्रोस्टेट के अंदर फिट कर दिए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रोस्टेट साइज़। 2 एक तरफ, 2 दूसरी तरफ, ज़्यादा बड़ी होती है तो 3-3 दोनों तरफ, और इससे वो रास्ता खुल जाता है। तो जैसे कर्टन में समझिए खिड़की के पर्दे में आप बांध करके दोनों तरफ से खोल देते हैं, तो उसी तरह से दिस इज़ लाइक a curtain raiser, and you can put a splint, a Eurolift, this is called Eurolift, on both the sides to keep the prostate open. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है कि बिना ऑपरेशन के रुकावट दूर करने का। एंड दिस इज़ अ डे केयर प्रोसीजर,
without operation, without any risks, and it doesn't have any sexual dysfunction after the operation, which can happen after a regular TUR. So it has become very popular. Again, this is an actual patient, and you can see कि ये रास्ता उसका बंद था और ये स्टेंटिंग के बाद में ये ओपन हो गया. So UroLift has become a very popular procedure in countries like UK and Europe, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि यूरोप में, यूके में बड़ी लंबी वेटिंग लिस्ट्स होती हैं. वहाँ 6-6 महीने, 1-1 साल पेशेंट को ऑपरेशन के लिए इंतज़ार करना पड़ता है. तो उनकी वेटिंग लिस्ट्स भी कम हो जाती हैं, क्योंकि ये तो ऑपरेशन करा के पेशेंट सेम डे, प्रोसीजर करा के पेशेंट सेम डे घर चला जाता है. तो NHS ऑफ UK is doing a lot of these UroLift procedures now, and now they are available in India also, and we can do this procedure for patients who are either unfit or who do not wish to undergo surgery. और ये कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स हैं from Europe, from UK, how UroLift is helping the healthcare system of these countries which are overburdened. Another interesting and very revolutionary technology, which is again minimally invasive therapy and which has now become available in India, is what is called an iTind, temporary implantable nitinol device. ये भी nitinol वही सेम चीज़ जिससे स्टेंट बनते हैं, लेकिन इसके कंसेप्ट डिफरेंट है. इसको कुछ समय के लिए रखा जाता है. ये डाल के अंदर 1 सप्ताह बाद निकाल दिया जाता है और ये प्रोस्टेट को खोल देता है. इसको ये iTind को अंडर लोकल एनेस्थीसिया, बिना किसी बेहोशी के, बिना एनेस्थीसिया के ये डाल देते हैं अंदर और ये रास्ते को खोल देता है और 1 सप्ताह बाद इसको निकाल देते हैं. तो इसको निकालने से ये दिस प्रोड्यूसेस डीप कट्स इन द प्रोस्टेट विद इन दैट 1 वीक टाइम. और उसके बाद में जब इसको, ये देखिए एक छोटा सा वीडियो है जो आपको दिखाएगा कि ये कैसे होता है. तो ये यूरिन के पैसेज में ये डालते हैं इंस्ट्रूमेंट. बहुत ही सिंपल टेक्नोलॉजी है, बमुश्किल तमाम ये सारी टेक्नोलॉजीज़ टेक्निकली ईजी हैं फॉर द ऑपरेटिंग ट्रीटिंग सर्जन एंड फॉर द पेशेंट, क्योंकि इसमें समय बहुत कम लगता है, कहीं ब्लीडिंग नहीं होती, रिस्क बिल्कुल कम से कम है और एनेस्थीसिया नहीं है. तो इसलिए ऐसे हाई रिस्क पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है. और इसमें ये स्प्लिंट को अंदर डाल करके और इसमें प्रोस्टेट, ये देखिए ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि है जो कि बढ़ जाती है तो पेशाब में रुकावट पैदा करने लगती है. और इसको, ये स्टेंट को इसके अंदर छोड़ के 1 सप्ताह के लिए अंदर छोड़ दिया जाता है और 1 सप्ताह बाद इसको निकाल देते हैं. तो ये जो यूरिन का पैसेज है जो कि बंद था शुरू में, ये धीरे धीरे ये स्प्लिंट इसको खोल देता है और जब ये पैसेज खुल जाता है तो उसके बाद में फिर दोबारा टेलीस्कोप डाल करके और इसको निकाल दिया जाता है. और उसके निकल जाने के बाद ये रास्ता खुल जाता है और फिर डिवाइस को निकाल दिया जाता है. तो ये हमारा एक पेशेंट है एंड दिस वाज एक्चुअली अ यंग पेशेंट. एंड इस डिवाइस की भी खूबी यही है कि देयर इज़ नो सेक्सुअल डिसफंक्शन. स्पेशली यंग पीपल डोंट लाइक any procedure which can lead to sexual dysfunction. So this was a young patient and इसका बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज था. देखें बहुत ही कम फ्लो था और यूरिन करने में बहुत देर तक खड़े रहना पड़ता था. और इसका प्रोसीजर के 2 हफ्ते बाद का यूरो फ्लो है, बिल्कुल फ्लो इम्प्रूव हो गया है इसका. और उसके और 2 हफ्ते बाद का यूरो फ्लो, और यू कैन सी दैट हिज फ्लो हैज़ इम्प्रूव्ड. पहले ये था, पहले तो बिल्कुल ही कम था और उसके बाद ये प्रोसीजर के बाद है और ये प्रोसीजर के 1 माह बाद है. एंड हिज इज नाउ पासिंग यूरिन नॉर्मली. और अब उसके मैं आपको एक सुनवाता हूँ पेशेंट की ज़बानी. कि उसका क्या अनुभव रहा.
इसका यूज करेंगे। तो 9 तारीख को मेरे को आई10 डिवाइस इंसर्ट हुआ था और 16 तारीख को ये निकाल दिया गया था। तो अभी पहले के मुकाबले जो यूरिन फ्लो और जो दिक्कत थी वो काफ़ी रिलीफ है, मतलब पहले से काफ़ी बेहतर है, फ्लो काफ़ी बेहतर हुआ है। और जो मैं काफ़ी देर तक खड़े रहता था, काफ़ी देर बाद यूरिन पास होता था, तो वो टाइमिंग भी घट गई है काफ़ी, तो अभी थोड़ा जल्दी हो जाता है। और डॉक्टर साहब का कहना है कि यह जो दिक्कत थी यह समय के साथ साथ अभी और इम्प्रूव होगा। जो इसका रिजल्ट मिला है यह इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे और बढ़ेगी। अभी मेरे को 80 से 90% रिलीफ है। तो यही आप सबको बताना था। धन्यवाद। सर अभी बहुत सारी चीज़ें आपने सर बताई जी। और आगरा में जो कई दशकों से आप जो यूरोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सर मतलब एक तो मरीज़ यूरोलॉजी तक बहुत देर में पहुंच पाता है, क्या कारण है, क्या है मतलब इसको बीमारी लोग नहीं मानते, और कुछ लोग बीमारी मानते भी तो कहते हैं कि ये ऑपरेशन करा लेंगे तो कोई पीस अंदर रह जाएंगे, या फिर साइकोलॉजिकल या फिर जो सेक्सुअल प्रॉब्लम रहेगी उनके साथ। देखिए, पहली बात ये है कि यूरोलॉजी एज ए स्पेशलिटी की एक कोई शिकायत हो तो विशेषज्ञ के पास ही जाना चाहिए। ये अवेयरनेस मुझे लगता है अब धीरे धीरे आ रही है। आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, माइंड की प्रॉब्लम है तो न्यूरो के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो आपको यूरिनरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम है, स्टोन की प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है तो यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, किडनी की प्रॉब्लम है। तो ये बात अब धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है लोगों में, तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छी बात है। और ये वाली प्रॉब्लम्स पहले ऐसा होता था कि उम्र के साथ में लोग सोचते थे कि ये तो पार्ट ऑफ एजिंग है, तो स्पेशली गाँव में लोग डॉक्टर के पास जाते ही नहीं थे, इलाज ट्रीटमेंट लेते ही नहीं थे, और पहले बहुत सालों तक कोई ट्रीटमेंट था भी नहीं उपलब्ध। तो हमारे पास पेशेंट्स, मरीज़ तभी आते थे जब बिल्कुल ही लास्ट स्टेज पे होती थी बीमारी, एकदम यूरिन रुक गया, नली डालनी पड़ी और उसके बाद फिर डॉक्टर के पास आए प्रोस्टेट के इलाज के लिए। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है तो अब पेशेंट्स समय पर भी आने लगे हैं, और हमारा सुझाव और हमारा मैसेज भी सबको यही है कि कोई भी समस्या हो तो अपने निकटतम स्पेशलिस्ट को संपर्क करें, और कोई भी तकलीफ़ शुरू में ही अर्ली स्टेज पर ट्रीटमेंट हो तो उसका सही निदान और सही उपचार होता है, और ज़्यादा उपयोगी और लाभदायक होता है। जितनी तकलीफ़ बढ़ेगी उतना ही परेशानी उसको ठीक करने में और समय ज़्यादा लगेगा, परेशानी भी ज़्यादा होगी। सबसे अच्छी चीज़ जो मैसेज मैं देना चाहूँगा वो ये है कि टेक्नोलॉजी लगातार एडवांस हो रही है हर क्षेत्र में, और मेडिकल क्षेत्र में भी, और हमारी स्पेशलिटी यूरोलॉजी के क्षेत्र में तो मैं समझता हूँ कि सबसे आगे है इन टर्म्स ऑफ एडवांसमेंट्स। और जो दूसरी अच्छी बात जो हुई है वो ये है कि अब द वर्ल्ड इज़ नाउ फ्लैट। अब कोई भी एडवांसमेंट दुनिया में कहीं भी होता है तो वो सब जगह उपलब्ध हो जाता है। अब ये सारी टेक्नोलॉजीज़ जो मैंने आज बताई, ये इंटरनेशनली अगर आज से 2-4 साल पहले डेवलप हुई हैं पहली बार, तो अब आज ये भारत में ही नहीं, हमारे यहाँ हमारे पास उपलब्ध हैं और हमारे मरीज़ इनसे लाभान्वित हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। पहले एक ज़माना था जब हम लोग स्टूडेंट्स थे, या इवन आज से 20 साल 25 साल पहले जब हमने प्रैक्टिस के शुरू के सालों में थे हम, तब ये सालों लगते थे। कोई टेक्नोलॉजी हम सुनते थे कि उपलब्ध है अमेरिका इंग्लैंड में, तो हिंदुस्तान आते आते समय लगता था। हिंदुस्तान में भी फिर दिल्ली बम्बई में उपलब्ध होती थी तो हमारे शहर टियर 2 सिटीज़ में आने में समय लगता था। अब वो गैप कम हो गया है, और कुछ बहुत सारी ऐसी तो चीज़ें हैं जिनमें हम लोग अग्रणी हैं। एंडो यूरोलॉजी की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जिसमें भारत दुनिया में अग्रणी देशों में गिना जाता है। हमारे पास ट्रेनिंग के लिए देश विदेश से ट्रेनीज़ आते हैं हमारे पास। हमारे डिपार्टमेंट में वी गेट ट्रेनीज़ फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू लर्न एंडो यूरोलॉजिकल टेक्नोलॉजी।
सो ये फैसिलिटी उपलब्ध है। और एक और अच्छी बात यह है कि कहीं भी और की तुलना में भारत में मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट पर, बहुत कम दामों में उपलब्ध है। ये बात मुझे लगता है कि हमारे लोग उतनी अच्छी तरह से अप्रिशिएट नहीं कर पाते, समझते नहीं हैं। बट किसी भी और देश की तुलना में, विकसित देशों से तो 1/10 कॉस्ट पर हमारे यहाँ मेडिकल टेक्नोलॉजी, ये सब सारी फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं। इवन अदर डेवलपिंग कंट्रीज़, दूसरे हमारे पड़ोसी मुल्कों की तुलना में भारत में ये सुविधाएं चौथाई दामों पर हैं। दवाइयों की कीमतें हैं, ऑपरेशंस के कॉस्ट है, ये टेक्नोलॉजी, ये जो लेटेस्ट नई टेक्नोलॉजीज़ हैं इनकी कॉस्ट है। हर चीज़ में वी आर एबल टू प्रोवाइड दीज फैसिलिटीज़ एट इक्वल स्किल एट फार लोअर कॉस्ट्स और एंड विदाउट एनी वेटिंग लिस्ट्स। हमारे यहाँ आपको कल तकलीफ़ हो, आज आपको डॉक्टर मिल जाएगा, 2-4 दिन में आप ऑपरेशन आपका हो जाएगा। ये सुविधा ये क्योंकि हमें ईज़िली मिल रही है, इसीलिए हम इसकी वैल्यू अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। लेकिन सच ये है कि आप अपने उन दोस्तों रिश्तेदारों से पूछिए जो विदेशों में रहते हैं, तब आपको पता लगेगा कि वहाँ कितनी वेटिंग लिस्ट्स होती हैं, वहाँ कितनी हाई कॉस्ट्स होती हैं और वहाँ कितना मुश्किल है मेडिकल ट्रीटमेंट पाना। तो ये जो टेक्नोलॉजीज़ मैंने आपको आज बताई, दीज आर रियली कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़, द लेटेस्ट एडवांसेस in management of prostate, which are available only in a few select centers internationally as well as nationally, and they are all available to us now, to our patients now, which I think is a big thing. Thank you so much.